हेलो एवरीवन। मैं हूं रोमेश उपाध्याय। ब्रेन ड्रेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर 1 का पार्ट 6 डिस्कस करने वाले हैं। इसके प्रीवियस टॉपिक बच्चों हमने प्रीवियस पार्ट में कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सॉइल इरोजन, राइट। तो देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है सॉइल इरोजन में। आप अपने सामने टेक्स्ट बुक को ओपन करिए और मेरे साथ समझने की कोशिश करिए। जैसे जैसे मैं आपको समझाऊंगा आपके कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, मगर एनसीईआरटी की बुक को आपको अपने सामने ओपन रखना ही है बच्चों, राइट। अब देखिए सॉइल इरोजन क्या होता है। अब देखिए जहां पर मानिए बहुत ज्यादा एक सॉइल है, एक लेयर है मिट्टी की, वहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अब बारिश हो रही है तो क्या होगा, मान लीजिए ये लेयर है। अब यहाँ पर ऊपर से ये बारिश हो रही है बच्चों, ठीक है। धीरे धीरे कर कर ये पानी क्या करेगा, पानी मिट्टी को अपने साथ आगे फर्दर मूव ऑन करने की कोशिश करेगा और इसको ले जाता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बारिश की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है, मगर एनसीईआरटी में आपके मैन मेड रीजंस भी बताए हैं और नेचुरल फोर्सेस भी बताए हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। तो देखिए द denudation of soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion। जैसा मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से सॉइल एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है लेयर्स की फॉर्म में या शीट की फॉर्म में। अब शीट इरोजन क्या होता है, देखिए जैसे ये मान लीजिए एक मिट्टी की लेयर है, राइट। अब इसमें मान लीजिए इतनी बड़ी शीट है मिट्टी की, तो ये बच्चों ये पूरी शीट बारिश की वजह से या नेचुरल कॉजेस की वजह से, मैन मेड कॉजेस की वजह से पूरी की शीट भी चली जाती है मिट्टी की। तो ये इरोजन होता है, यही होता है सॉइल इरोजन, राइट। अब इसके क्या क्या फैक्टर हैं, क्यों क्यों होता है, ये हम चर्चा करेंगे। अब देखिए कि ये होता क्यों है, किस प्रकार से होता है। अब सबसे बड़ा रीजन तो है ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या, ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा, डेफोरेस्टेशन। बच्चों डेफोरेस्टेशन क्या होता है, पेड़ों को काटना। अब मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण बताता हूं जिससे आप थोड़ा अच्छी तरीके से इसको लंबे समय तक याद रखेंगे। देखिए जहां पेड़ होते हैं ना, तो पेड़ की रूट्स होती हैं बहुत अंदर तक मिट्टी में गड़ी रहती हैं। तो वो रूट्स बच्चों क्या करती हैं कि मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं, कि अगर बारिश वगैरह होती है या लीचिंग होती है तो लीचिंग की वजह से सॉइल अपनी जगह से फर्दर मूव ऑन ना हो और आगे ना जाए, ठीक है, इरोजन ना हो सॉइल का। तो पेड़ बहुत, जहां आपको बहुत ज्यादा पेड़ देखने को मिलेंगे ना, वहां पर सॉइल इरोजन ऑटोमेटिकली कम होगा। इसीलिए जो लोग पेड़ काटते हैं डेवलपमेंट पर्पस के वजह से या रेलवे लाइंस की वजह से, तो वहां डेफोरेस्टेशन बच्चों उसी को बोलते हैं, पेड़ों को काटना। तो अब जहां पर पेड़ काटे जा रहे हैं तो जो रूट्स थी, ठीक है, रूट्स जो मिट्टी को जकड़ कर रखी हुई थी, वो पेड़ खत्म हो गया, तो अब वहां से सॉइल का इरोजन होना बहुत आसान हो जाएगा। पेड़ एक तरीके से मिट्टी को रोकने का काम करते हैं, कंजर्वेशन का काम करते हैं पेड़, ये बात आप समझ लीजिए। ओवर ग्रेजिंग क्या होता है, जहां पर ये भेड़ बकरी, पेड़ जो भी छोटे छोटे हरे हरे पेड़ होते हैं जिनको ये जानवर वगैरह खाते हैं, है ना, तो वहां पर मान लीजिए ओवर ग्रेजिंग कर दिया आपने, तो वहां से भी सॉइल का इरोजन होना शुरू हो जाता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्टिविटीज, जहां पर माइनिंग होती है वहां पर आप देखिए किस प्रकार से सॉइल का इरोजन होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। अब जहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पर पेड़ काटे जाते हैं, तो वहां से भी सॉइल इरोजन होता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की वजह से। और नेचुरल फोर्सेस क्या क्या है बच्चों, नेचुरल फोर्सेस में आता है हवा। अब ये विंड, देखिए विंड होता है मूवमेंट ऑफ एयर। विंड को खाली हवा नहीं बोलते, बात आप याद रखिएगा। चलती हुई हवा को, जो हवा के अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, उसको विंड बोला जाता है। तो अब विंड क्या करती है, मान लीजिए कि कहीं पर, जैसे मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, देखिए मान लीजिए पहाड़ दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पर ये पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। अब इस पहाड़ में बच्चों है क्या कि मान लीजिए विंड चल रही है, तो विंड क्या करेगी, बहुत तेजी से इस मिट्टी को यहां से उठा के यहां ले जाएगी, फिर ऐसे ये मूव होती रहती है। तो विंड भी कारण होती है बच्चों एक जगह से दूसरी जगह सॉइल को ले जाने का या सॉइल इरोजन करने का। और क्या क्या फोर्सेज है, नेचुरल फोर्सेज, ग्लेशियर, जहां बाढ़ वगैरह आ जाती है ग्लेशियर की वजह से भी, या ग्लेशियर मेल्ट हो जाते हैं तो वहां से बहुत ज्यादा पानी आता है, तो वो भी मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर देता है। और बच्चों क्या क्या है, देखिए द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक डीप चैनल एज गुलीज। अब ये क्या है, इस पिक्चर को, सॉरी इस टर्म को समझने के लिए आप ये डायग्राम देखिए। अब देखिए यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है,
ये इतने बड़े गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। अब आप सोचोगे कि ये किसी ने खोदे होंगे, नहीं बच्चों, ये किसी ने खोदे नहीं है, ये है ना, ये सब हुआ है पानी की वजह से। यहाँ पर क्या हुआ होगा कि इतनी जोर से पानी आया होगा या कंटिन्यूअस बहुत लंबे समय तक पानी रहा होगा, तो ये गुलीस फॉर्मेशन हो गई है। देख रहे हैं आप, ऐसी ऐसी आपको चंबल में देखने को मिलती है, चंबल में भी आपको इसी प्रकार की देखने को मिलती है। तो ये गुली समझ गए होंगे। अब आप गुली क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को जब पढ़ाता हूं कि ज्योग्राफी पढ़ते वक्त आपको कोई भी टर्म समझ में नहीं आती है तो आपको हमेशा एक ये काम करना है कि कोई भी टर्म समझ में नहीं आ रही है, जाइए गूगल करिए, सर्च करिए और उसकी पिक्चर को देखिए। सबसे पहले पढ़िए मत, पहले पिक्चर को देखिए, बाद में पढ़िए, तो आपके कंसेप्ट ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें क्लियर होंगी और कंसेप्ट भी अच्छा रहेगा। अब देखिए, तो होता क्या है, द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन। अब ये जो लैंड मैंने आपको दिखाया, ये कल्टीवेशन के लिए कैसे हो गई, अनफिट हो गई ना, तो यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं हो पाएगा, तो इसको बोलते हैं बैड लैंड। क्या बोलते हैं, बैड लैंड, ठीक है। अब बेटा देखो नेक्स्ट क्या मेंशन है कि द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रवाइंस। अभी मैंने आपको ये दिखाया, ये चंबल बेसिन का ही फोटो है, ठीक है। आप मध्य प्रदेश के चंबल एरिया में जाएंगे तो आपको ऐसे छोटे छोटे ये रवाइंस देखने को मिलते हैं। ये सब भी सॉइल इरोजन का ही कारण है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बच्चों की शीट इरोजन, जैसे मैंने आपको बताया था, शीट इरोजन क्या होता है, पूरी लेयर की लेयर बारिश की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए, राइट, उसको बोलते हैं शीट इरोजन। पूरी, जैसे ये शीट मान लेते हैं, ये मट्टी है पूरी, तो ये पूरी मट्टी की लेयर मान लीजिए यहां से उठकर कहीं और बारिश का पानी इसको ले जाए, ठीक है, या अदर फैक्टर्स ले जाए, तो इसको बोलते हैं हम शीट इरोजन, राइट। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अब इतने सारे फैक्टर्स हैं सॉइल को खराब करने के, आप इतने सारे मतलब मैन मेड भी हैं, नेचुरल भी हैं, और इसमें एक और चर्चा की गई है कि देखिए ये पहाड़ होते हैं, यहाँ पर मट्टी होती है, इन पहाड़ों पे मट्टी है। अब ये ऑब्वियस सी बात है, ग्रेविटेशन की वजह से नीचे की तरफ जाएगी, तो इसका भी इरोजन होना पॉसिबल है। जो स्लोपिंग लैंड होते हैं, जहां पर थोड़ा सा ये ऐसे पहाड़ पर थोड़ा स्लोप होता है ना बच्चों, तो स्लोपिंग लैंड की वजह से वहां भी बहुत ज्यादा आपको सॉइल का इरोजन देखने को मिलता है, चाहे वो वाटर की वजह से हो, चाहे वो विंड की वजह से हो, वॉट एवर रीजन कुछ भी हो, कुल मिलाकर सॉइल का इरोजन तो हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब अब देखिए और क्या क्या फैक्टर्स हैं, मैन मेड फैक्टर्स। कुछ लोग जो किसान होते हैं उनकी जो फार्मिंग एक्टिविटीज होती है, मतलब फसल को जोतने के जो तरीके होते हैं, जो मेथड्स होते हैं, वो डिफेक्टिव होते हैं, वो ठीक नहीं होते। मतलब अपनी क्रॉप प्रोडक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए या फसल को उगाने के लिए किसी भी प्रकार से वो किसी भी प्रकार के मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं, और वहां की जो सॉइल होती है उस वजह से सॉइल का इरोजन होना शुरू हो जाता है, या सॉइल की फर्टिलिटी मतलब सॉइल की जो हेल्थ है वो खराब हो रही है, राइट। किस वजह से, क्योंकि जो फार्मर्स हैं उनको एक वेल मेथड पता ही नहीं है कि किस प्रकार से किया जाना चाहिए फार्मिंग, राइट। जैसे देखो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, प्लोइंग इन अ रॉन्ग वे। कुछ लोग प्लोइंग करते हैं गलत तरीके से, उनको पता ही नहीं है, तो इससे उनको यही नहीं पता कि जो सॉइल है हमारी, क्योंकि अब देखिए इनडायरेक्टली तो उनकी जमीन होगी, वो वहां पर क्रॉप प्रोडक्शन करते होंगे, तो इनडायरेक्टली लॉस तो उनको भी हो रहा है ना। मगर क्या है कि वो इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है कि इस तरीके मेथड्स को अडॉप्ट करने से हमारा खुद का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर उनको थोड़ा अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है। इसको मतलब थोड़ा सा गवर्नमेंट पुश करेगी, लोगों को अवेयर करेगी इस चीज के बारे में, तो इस पर भी सुधार किए जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉइल कंजर्वेशन। आप सॉइल को भैया बचाया कैसे जाए, तो ये सबसे बड़ा एक मतलब चुनौतीपूर्ण कार्य है कि कैसे बचाया जाए। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था, टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन का बहुत अच्छा उदाहरण डायग्राम ये है, देखिए यहाँ पर आपको एक तरीके से टेरेस देख रहे हैं ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, यहाँ पर देखिए ये सब कुछ। अब यहाँ पर देखिए ये जो मट्टी है इस पर बहुत अच्छी प्लांटेशन किया गया है या कल्टीवेशन किया गया है। अब इससे होगा क्या, जैसा मैंने आपको बताया था, जहां हम कल्टीवेशन करते हैं या प्लांट का प्रोडक्शन करते हैं, तो प्लांट क्या करता है, सॉइल को होल्ड करके रखता है रूट्स की मदद से, राइट। तो क्या होता है बच्चों की सॉइल का इरोजन या डेन्यूडेशन नहीं होता है। ये सबसे अच्छा कारण होता है टेरेस कल्टीवेशन, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये स्लोप है, आपको देखने को मिल रहा है ना, ये नीचे की तरफ। अब ये जो मट्टी है यहाँ पर वो क्या करेगी, नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि स्लोप है। तो इसको बचाने के लिए हम इन मेथड्स का अडॉप्ट करते हैं, टेरेस कल्टीवेशन को, यहाँ पर प्लांट्स उगाते हैं या कल्टीवेशन करते हैं, राइट। और ये ज्यादातर कहां पर होता है, हिली एरियाज में, जहां पर आपको स्लोप देखने को मिलते हैं। या फिर आपने सुना होगा कि हम रोज में क्रॉपिंग कर रहे हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग कर रहे हैं,
या फिर मतलब अलग अलग प्रकार की फसलों को उगा रहे हैं। ये सब मेथड्स ऐसे हैं जिससे हम कुल मिलाकर सॉइल को कंजर्व करके रख सकते हैं कि जिससे सॉइल का इरोजन ना हो। बहुत और शेल्टर बेल्ट्स में क्या होता है बच्चों कि हम एक तरीके से बेल्ट में अलग अलग ऐसे बेल्ट बना दी, वहां पर हमने मान लीजिए वीट उगा रहे हैं, इधर राइस उगा रहे हैं, तो कुल मिलाकर या फिर मिक्स फार्मिंग कर रहे हैं, मिक्स फार्मिंग में अलग अलग फसलों को उगाया जाता है। ये सब एक अच्छे फैक्टर होते हैं सॉइल की हेल्थ को अच्छा करने के लिए या सॉइल को कंजर्व करने के लिए, राइट। देखिए यहाँ पर जैसे ये किसान यहाँ पर क्या कर रहे हैं, खेत को जोत रहे हैं, ये इस तरीके से जोत रहे हैं, ये मशीन से जोत रहे हैं, ये एनिमल की मदद से जोतने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब देखिए, अब ये जब हम इसकी कल्टीवेशन करते हैं तो कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं होते हैं, जो टेक्निक्स ठीक नहीं होती हैं, उससे सॉइल का इरोजन होना भी पॉसिबल हो जाता है। तो किसानों को, सरकार को कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए सॉइल कंजर्वेशन को लेकर। मतलब चल तो रहे हैं अभी भी, मगर क्या है वो किसानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसानों तक मतलब उनको जो जितना जागरूकता फैलनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है, इस वजह से अभी सॉइल इरोजन हमको देखने को मिलती है बच्चों, राइट। लास्ट आपका टॉपिक है इस चैप्टर का, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद में आपके जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हो या आउट टेक्स्ट क्वेश्चंस हो, वो सारे मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा, बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसका आंसर क्या है। तो कुल मिलाकर आपका ओवरऑल जो चैप्टर है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप नोट्स बना सकते हैं, क्वेश्चंस आपको मैं करा ही दूंगा, क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे और एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कराई दिया मैंने, तो कुछ भी नहीं बचा चैप्टर में, सब कुछ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। मगर अगर आपको बाकी में यहाँ से कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अगर आप कर सकते हैं तो। अब लास्ट टॉपिक क्या है, लास्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट। अब यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे इन्होंने एग्जाम्पल सेट किए हैं कि यहाँ से आपको सीख सकते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, प्रकृति के लिए, एनवायरमेंट के लिए। अब यहाँ पर देखिए, ये सुखो मजरी विलेज का उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है जो कि झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक विलेज है ये सुखो मजरी। अब इन्होंने क्या किया है, रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन किया है। देखिए यहाँ पर ट्री डेंसिटी जो थी 13% थी, कितनी, मतलब ट्री डेंसिटी का मतलब होता है बच्चों कि कितने पेड़ थे वहां पर, ठीक है, एरिया के हिसाब से वहां पर कितने पेड़ थे। तो 1976 के अंदर 13% थे, ठीक है, और 1992 में कितने हो गए, 1272 पर हेक्टेयर। तो इन्होंने क्या किया है, रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन किया है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए इन्होंने एनवायरमेंट प्रोग्राम्स को रीजनरेट किया है, जिससे कि अब देखिए आप यदि एनवायरमेंट में सारी चीज आती हैं बच्चों, ठीक है, जमीन, हवा, पानी, सब कुछ, अगर आप एनवायरमेंट के साथ छेड़खानी कर रहे हैं तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको कंसिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। और कंसिक्वेंसेस सिर्फ आपको एनवायरमेंटल देखने को नहीं मिलेंगे, फाइनेंशियली भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि किसी की मिट्टी खराब हो रही है किसान की, तो उसकी क्रॉप प्रोडक्शन भी तो गिर रही है ना। अब क्रॉप प्रोडक्शन गिर रही है तो उससे क्या होगा, अब जो अपनी फसल लेकर जाएगा वो मार्केट में बेचने के लिए, उसको उतना, जब प्रोडक्शन नहीं है तो पैसा कम मिलेगा। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि यदि हम पर्यावरण को दूषित करते हैं, पर्यावरण के साथ खेलते हैं, तो वो हमको हर तरीके के कंसिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो एनवायरमेंटल के बेसिस पर हो, राइट। नेक्स्ट देखिए, यहां पर थोड़ा सा ये बात की गई है कि एग्रीकल्चर को कैसे इंप्रूव किया जाए, एनिमल केयर कैसे किया जाए। ये सब करने से हमारी जो वेल्थ है वो भी बढ़ती है, यानी जो पैसा है लोगों के पास वो भी आना शुरू हो जाता है यदि हम तरीके से चीजें काम करते हैं। तो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, जो जो हमने चीजें खराब कर दी हैं, डेफोरेस्टेशन किया है या फिर जो भी अदर मैन मेड एक्टिविटी से एनवायरमेंट खराब हुआ है, उसको हमें रीस्टोर करना पड़ेगा। और ये बहुत जरूरी कार्य है, ये बहुत जरूरी कार्य है लोगों के लिए। लोगों को मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम एनवायरमेंट को रीस्टोर कर सकें, जो हमने चीजें खराब कर दी एनवायरमेंट के अंदर। और रीजन क्या है, देखिए हमारे देश में बच्चों कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, राइट, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन भी एक फैक्टर होता है एनवायरमेंट को डिग्रेड करने के लिए। तो उसको लोगों को जागरूक करना, लोगों को अवेयर करना किस प्रकार से कि हम एनवायरमेंट को दूषित ना करें, किस प्रकार से अच्छे अच्छे एनवायरमेंट के अंदर हम सहयोग कर सकते हैं। जैसे एफोरेस्टेशन हो गया, पेड़ों को उगाना, एफोरेस्टेशन बोलते हैं बच्चों पेड़ों को उगाना, या फिर सॉइल का कंजर्वेशन, ट्री डेंसिटी को बढ़ाना, या फिर ग्रीन हाईवेज। जैसे आपको पता होगा आजकल हाईवे पर
जो सरकार हाईवे बनाती है वहां पर बीच में आपको पेड़ देखने को मिलते हैं, राइट, तो वो ग्रीन हाईवे के अंदर आता है। तो ये सारी टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंट को सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। चैप्टर आपका खत्म हो चुका है ये। अब इसके इन टेक्स्ट और आउट टेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको बाकी में लगता है चैनल आपको कुछ आपकी लाइफ में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।